हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का पार्ट 1 करेंगे, व्हिच इज अबाउट राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे उन्हें लिखते कैसे हैं और उसके बाद हम सीखेंगे उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have to observe these images. Now, if you observe, this is a milk at room temperature and this is a sour milk. आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपने अगर रूम टेम्परेचर में गर्मियों में दूध छोड़ दिया हो तो वो दूध फट जाता है, सो वो दूध बेसिकली खट्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब समर्स में रूम टेम्परेचर पर मिल्क को छोड़ देते हैं तो वो सार मिल्क बन जाता है या वो फट जाता है। या फिर रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो कि आपकी मॉम या आपने भी कभी रॉ वेजिटेबल्स काटी होंगी, उसके बाद आपने उन्हें कुक कर दिया, तो बेसिकली जो वेजिटेबल्स मार्केट से आई थी वो रॉ आई थी और जो आपने सब्जी खाई वो एक कुक्ड वेजिटेबल थी। तो इन सब के बीच में क्या चीज है जो कि बेसिकली हो रही है? सो इन सब के बीच में एक रिएक्शन हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। जब मिल्क जो है वो सार मिल्क में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर एक रिएक्शन हो रही है जो कि केमिकल रिएक्शन है। सेम जैसे रॉ वेजिटेबल्स को हम कुक्ड वेजिटेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जब कन्वर्जन हो रहा है उस कन्वर्जन के पीछे केमिकल रिएक्शन का हाथ है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जो एक्टिविटी मैं अभी आपको बताऊंगी, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम। तो आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है। डू रिमेम्बर दैट आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है। उसके बाद आपको बर्नर लेना है और मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद उसे टोंग से पकड़कर आपको बर्नर पर बर्न करना है। What do you observe? अब बिकॉज आप ये एक्टिविटी अपने होम पे नहीं करोगे, अगर आप स्कूल लैब में कर रहे हो तो आपको अंडर टीचर्स सुपरविजन करनी होगी एक्टिविटी। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा होगा तो एक dazzling व्हाइट फ्लेम आएगा और उसके बाद जो आपका रिबन होगा वो एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जिस पाउडर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपके माइंड में ना काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ किया था? द रीजन हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इसलिए साफ किया था क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन एयर में रखा रहता है तो वो एयर के साथ बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जो लेयर करता क्या है? वो लेयर हमारा मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो वो एक हिंड्रेंस कॉज करेगा। अब उस हिंड्रेंस को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से उसे रब कर देते हैं या क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर हट जाती है एंड मैग्नीशियम रिबन जब हम इजिली बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर हमें दे देता है। नाउ इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें बर्न करते टाइम यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए और उसके ऊपर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही मैं इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी तो इस ग्लास ट्यूब से H2 गैस निकलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो इट वाज अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे पुराने केस में यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हुई थी? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। नाउ
द क्वेश्चन इज हाउ टू कंफर्म अ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो अगर स्टेट चेंज होती है सो वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड हो जाए, सॉलिड से गैस हो जाए, या लेट्स सपोज लिक्विड से गैस हो जाए, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। तो जैसे ही स्टेट चेंज हुई दैट मीन्स द रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ कलर चेंज, देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे कलर का चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखो तो दूध जो है वो एकदम व्हाइटिश होता है, बट जब वो फट जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर टिंट ऑफ येलोइश आ जाता है, तो कलर चेंज हुआ बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन अकर्ड, दैट इज व्हाई कलर चेंज हुआ। ना चेंज इन टेम्परेचर, अभी अभी आपने देखा था H2 गैस जो थी वो इवॉल्व हुई। जब वो गैस इवॉल्व हुई तो टेम्परेचर जो कि कॉनिकल फ्लास्क था वो गर्म हो गया, तो मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ। एंड द लास्ट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस इवॉल्व हुई, H2 गैस इवॉल्व हुई, that means it is a chemical reaction. So how can we confirm a chemical reaction? अगर इन चारों में से कुछ भी हुआ होगा that means it is a chemical reaction, that is change in state, change in color, change in temperature and evolution of a gas. Now what is a word equation? अभी अभी मैंने बोला था कि when magnesium reacts with oxygen it gives magnesium oxide, right? That was a line equation or a text equation kind of. अब इसे word equation में हम कैसे convert करेंगे? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं that is magnesium plus oxygen gives me magnesium oxide, तो ये एक shorter form हो गई। एंड इसके साथ हमने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब वर्ड इक्वेशन में हमारा जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट्स दिखाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट दिखाता है। इसका क्या मतलब है? This is my left hand side, that is magnesium plus oxygen, and this is reactants. And this is my right hand side, that's magnesium oxide, and these are my product. Now मुझे अभी क्लियर हो गया है कि वर्ड इक्वेशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, और अगर हम बहुत सारे कंपाउंड्स लिख रहे हैं तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, एंड जो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। नाउ ये तो हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसी वर्ड इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन हम इस तरीके से लिखेंगे जिसमें मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करेंगे। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि कैसे मैग्नीशियम को लिखते हैं। अगर ऑक्सीजन होता है तो हम सिंपल O नहीं लिखते हैं, O2 आता है हमेशा। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया तो उसने हमें MgO दे दिया। उसने हमें क्या दे दिया? MgO। अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता है कि ये MgO कैसे आया है, जो कि आपने बचपन में सीखा होगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज डू रिवाइज योर अर्लियर क्लासेस कॉन्सेप्ट्स, जहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि Mg प्लस O2 को हमने जब ऐड किया या फिर जब इन्होंने रिएक्ट किया तो ये MgO क्यों मिला हमें। नाउ ये तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम इस केमिकल इक्वेशन में सीखेंगे Mg क्या है? मैग्नीशियम। O2 क्या है? ऑक्सीजन। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। बट दिस इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हमने इस इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्यों कहा? अगर मैं देखूं यहाँ Mg के कितने एटम्स हैं? एक। और प्रोडक्ट में कितने हैं? एक। ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। बट यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? एक एटम। जब एटम्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड, दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड, इक्वल नहीं होते। अगर हम इसे LHS मान ले और इसे RHS मान ले, अगर LHS is not equal to RHS then this equation would be skeletal chemical equation. अब how to balance this chemical equation? हम इस chemical equation को कैसे बैलेंस करेंगे? क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है
कि mass can neither be created nor it can be destroyed. That means total mass of the elements present in the reactants should be equal to the total mass of the product we got. जितना हमने दिया है रिएक्टेंट उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जो रिएक्टेंट दिया प्रोडक्ट उससे ज्यादा बन के आ गया। कम हो सकता है लेकिन वो कम हमारा गैस फॉर्म में निकला होगा। फिर ऐसा नहीं कि एकदम ही कम हो गया, गायब हो गया हमारा रिएक्टेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है दैट टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। इसकी वजह से हमारी वो इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी क्योंकि वो अनबैलेंस थी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है Mg plus O2 is giving me MgO। अब इस रिएक्शन को हम किस तरीके से मोल्ड करें कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक टेबल बना सकते हो जिस टेबल में आपने एलिमेंट्स लिख लिए कि आपके पास Mg है, O है, फिर आपने LHS लिख लिया और आपने RHS लिख लिया। ये अभी आपके लिए नेसेसरी है क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हो इसके। नाउ Mg के LHS में कितने एटम्स है? 1। RHS में 1, मतलब ये तो इक्वल है। O के कितने हैं? 2 और यहाँ पे O का कितना है? 1। अब हमें RHS को 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे? क्या मैं यहाँ सिंपली 2 लगा दूं? तो ये अब मेरे पास 2 हो गए, बट Mg जो है वो अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो इसके लिए इट इज वेरी सिंपल, यहाँ मैं 2 लगा दूंगी। तो 2Mg plus O2 gives me 2MgO। Now is this a balanced chemical equation? Yes, क्योंकि 2 Mg यहाँ है, 2 Mg यहाँ है, 2 O2 यहाँ है एंड 2 O2 यहाँ है, मतलब यहाँ पर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो चुका है। तो इस तरीके से हमने स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दिया। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अब इसको आपको खुद को ट्राई करना है। पहले तो आपको ये बताना है क्या ये बैलेंस्ड है या नॉन बैलेंस्ड है। अगर मैं देखूं Zn एक एटम है, एक एटम है, करेक्ट। H2 2 एटम है H के, 2 एटम है H के। S का एक एटम है, एक एटम है। O का 4 एटम है, 4 एटम है। दैट मींस दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। नाउ लेट्स सी अ सेकंड क्वेश्चन। Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2। We can also make a table, या फिर आप यहीं से देख भी सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि Fe का 1 है, यहाँ 3 है, तो इट्स बेटर आप टेबल बना लो। जैसे आपको दिखे अनइक्वल आ गया तो टेबल बना लो। ये LHS है और यहाँ आप RHS लिखोगे। तो Fe के 1 है, यहाँ 3 है, H के यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, O का यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। जो आपको सबसे ज्यादा दिखे ना, जैसे O आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है तो सबसे बिगर वाले से शुरू करो। अगर ये O4 है तो यहाँ इसको 4 बनाना होगा। तो 4 कैसे बनाओगे? Fe प्लस 4 कर दोगे तो यह 4 एटम्स इधर भी हो गए ऑक्सीजन के। अब आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे ये 8 हो गए। जब भी आपको इस तरीके से दिखे कि 4H2 लिखा है, मान लीजिए सिर्फ इतना लिखा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज 4 into 2 8, मतलब हाइड्रोजन के 8 एटम्स है और यहाँ कितने हैं? 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और Fe कितने हैं? 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने सबसे बड़े वाले को कॉन्कर कर लिया उसके बाद सारे इजी होते हैं करने। बट डू रिमेम्बर दैट 4H2 मतलब होता है 8 atoms of H। Now this is an unbalanced equation, we made it balanced। Now this is some example जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से करना होगा। ये आपके पास वर्ड इक्वेशन है, पहले आपको इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी होगी, फिर आपको इसको बैलेंस करना होगा। Now हाइड्रोजन को अब हम H नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे? H2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2। क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? Cl2 एंड ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा HCl।
नाउ इसको कैसे बैलेंस करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल टू बैलेंस. यहाँ हम लगा देंगे 2. नाउ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2. लेट्स क्विकली राइट other compounds as well. So aluminium sulfate would be something like this, Al2SO4 3. अगर आपको ये नहीं आता है, प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. BaSO4 and AlCl3. Now we know that this equation is not balanced because यहाँ पे Cl2 है, यहाँ 3 है. Now सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे सिंपल. क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ये LHS है, ये RHS है. बेरियम की कितने हैं? 1. यहाँ 1. क्लोरीन 2, यहाँ 3. एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे 1. ऑक्सीजन 12 बिकॉज 4 into 3 12, यहाँ 4. सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 3. और ये कितने हैं? 1. सबसे पहले बिगेस्ट को कॉन्कर करेंगे, तो इसको यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब सल्फर क्या हो गया? 3 हो गया, तो ये सल्फर भी 3 हो गया. ऑक्सीजन हमारा कॉन्कर हो गया, सल्फर हमारा कॉन्कर हो गया. बेरियम जो है वो 3 हो गए, तो यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा. तो बेरियम भी हमारे 3 3 इक्वल हो गए. अब क्लोरीन जो है वो यहाँ पर कितना हो गया? अगर हम देखें यहाँ क्लोरीन हो गए 6, बट यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 3. तो यहाँ हमें 2 लगाना होगा, तो ये क्लोरीन 6 हो जाएंगे और एल्यूमिनियम जो है वो ऑटोमेटिकली देन इक्वल हो गए. तो इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3BaCl2 एंड उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे Al2SO4 3, 3BaSO4 एंड प्लस 2AlCl3. Now the next question is sodium plus water. तो सोडियम को हम सिंपल लिख सकते हैं, वाटर को लिखेंगे हम H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें आता है और ये जो है ये हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस है. गैस के सिंबल में हम हमेशा इस तरीके से निकालते हैं दैट दिस गैस हैज बीन रिलीज्ड. नाउ Na is equal, we have 2 atoms of H, here we have 2 atoms of H plus 1, 3. Now अब क्या करेंगे? हम इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं और यहाँ 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास 2 एटम्स हो गए H के और 2, 4. ये 4 हो गए. ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा. आप टेबल बना के भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो. ना व्हाट आर दी फिजिकल स्टेट्स इन अ केमिकल इक्वेशन? एक इक्वेशन में क्या क्या फिजिकल स्टेट्स होती है? सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैसियस. तो बेसिकली सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, एक्वस और गैसियस. नाउ एक्वस क्या होता है? कभी आपने सुना हो कि इस सॉल्यूशन को, मतलब कि लेट्स सपोज मैंने एक पाउडर लिया, उसे पानी में मिलाया मैंने, तो दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. तो उसके आगे हम AQ लिखेंगे. नाउ लेट्स सपोज वी टेक दिस एग्जांपल. तो यहाँ पे Fe जो है वो सॉलिड है, H2O हमारा गैसियस फॉर्म है. H2O आप सोच रहे होगे लिक्विड है, लेकिन अगर H2O के पास G लिखा हुआ है, गैस का सिंबल बना हुआ है, दैट मीन्स हमने स्टीम फॉर्म में उसे लिया है. Fe3O4 जो हमारा कंपाउंड बना प्रोडक्ट में वो सॉलिड है और हमारा जो गैस है, क्योंकि H2 इज अ हाइड्रोजन गैस, तो वो G सिंबल लेगा. नाउ बहुत सारी इक्वेशंस में आपको उस एरो के ऊपर जो कि हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एरो होती है उस पर टेम्परेचर दिखेगा, काफी बार आपको प्रेशर भी दिखेगा और काफी बार आपको कैटलिस्ट भी दिखेगा. बहुत सारी ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती है जो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हो सकती है. बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती है जो उसी पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है एंड बहुत सारी इक्वेशंस होती है जिसके लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है. तो आपको ऐसे इक्वेशंस दिखेंगे जहां उनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट भी हो सकता है. नाउ यू कैन टेक दिस एग्जांपल एज वेल. यहाँ पे एक्वस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज उसे हमने एक सोल्यूशन में मिक्स किया हुआ. नाउ H2O इज इन अ लिक्विड फॉर्म. ये जो हमें ग्लूकोज मिला ये हमें एक्वस फॉर्म में मिला. ये जो ऑक्सीजन O2 है ये हमें एक्वस फॉर्म में मिली. H2O जो है वो लिक्विड है और ये जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल है, सनलाइट इज बेसिकली इंडिकेटिंग अबाउट द टेम्परेचर.
तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर को भी अपने एरो पर लिखा है। तो इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स जहां पे हमें प्रॉपरली खुद से स्टेट्स लिखनी होंगी एक फिजिकल स्टेट केमिकल इक्वेशन की, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2, जो अभी अभी हमने किया भी था, बट इसने जैसे ही सॉल्यूशन का हम इसके आगे लिखेंगे एक्वस। नाउ सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 in water, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एक्वस। रिएक्ट टू गिव, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो इसने हमें क्या दिया? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। जैसे ही वो वर्ड आया इनसॉल्युबल, जैसे ही वर्ड क्या आया? इनसॉल्युबल, दैट मीन्स जो कंपाउंड हमें मिला दैट इज सॉलिड। So this is solid. Now the solution of sodium chloride, and because it is said solution we will put AQ. Now if this equation is not balanced you can balance it. Ba जो है वो एक है SOO4 SO4, Na जो है वो यहाँ पर 2 है और Cl यहाँ 2 है, बट ये NaCl सिंगल है तो यहाँ 2 सिंपल लगा देंगे, ये बहुत सिंपल था। Now सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, so NaOH, जैसे इसने सॉल्यूशन बोला इन वाटर दैट मीन्स aqueous, reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मतलब कि HCl, और सॉल्यूशन बोला है इन वाटर मतलब aqueous, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हो गया हमारा क्या? that this is aqueous and water. Now we know that water is in liquid form because solution बनता कहते हैं water में मिक्स करके, water को तो water में नहीं मिक्स कर देंगे, that should be a liquid only. तो इस तरीके से हमने फिजिकल स्टेट्स को भी लिखना सीखा केमिकल इक्वेशन में, एंड मैंने आपको सिखाया किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आपको बैलेंस करने में डिफिकल्टी आती है तो आप टेबल बनाओ और जो सबसे ज्यादा जो एटम्स है सबसे पहले उनको कॉन्कर करो, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको बैलेंस करने के 2 तरीके बताए हैं, दैट आप टेबल बना के कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज स्टेप मार्किंग्स होती है तो आपको बेटर एडवाइस यही होगा कि आप टेबल बना के प्रॉपरली हर स्टेप को दिखाओ। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।